Assalamualaikum. Today we will discuss the concept of the utility and firstly what are the basics of the utility. Okay. So utility क्या चीज है? It is actually the satisfaction or reward a product yields relative to its alternatives. Okay. So this is basically the basis for the choice. यूटिलिटी मतलब एक ऐसा टर्म है जो हम यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट से जो हम सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं उसको मेजर करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है वो वर्ड यूटिलिटी यूज करते हैं। अब यूँ समझें कि कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं ना तो आपको से जो सेटिस्फेक्शन होती है, जो मजा आता है, जो बेनिफिट आपको हासिल होता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। हाँ, एक आप आम कंज्यूम करते हैं, आम खाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? आम खाने से आपको जो है वो एक मतलब अपने यू बिकम सेटिस्फाइड और यू बिकम सैचुरेटेड और आपको जो है वो एक बड़ा अच्छा फील होता है। फीलिंग है और जो उसकी सेटिस्फेक्शन है उसको हम बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इन इन फॉर्म ऑफ यूटिलिटी हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब देखें कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते हैं, कोई प्रोडक्ट, तो बाद में लोग एक्साइटेड फील करते हैं, बड़ी खुशी महसूस करते हैं और बड़ा उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है और ये सेटिस्फेक्शन है, इसका कोई और नाम नहीं है मगर इकोनॉमिक्स की टर्म में हम इस किस्म की चीज़ों को क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। इस हिसाब से ये हुआ कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी ज़ीरो यूटिलिटी हो, समझ में आई बात? जिसकी यूटिलिटी ज़ीरो हो, यानी उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो पीपल विल नॉट exchange it, people will not purchase it, people will not consume it। ठीक है, तो हर किसी भी प्रोडक्ट की जो एक्सचेंज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू से मुराद ये है कि देखिए कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए कुछ न कुछ जो है लूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको आम पसंद है तो आम का 1 किलो परचेज करने के लिए आप जो है यू आर रेडी टू रिलीज 100 रुपीज। ठीक है, आप एक 100 रुपये का नोट जो है 1 किलो आम के पीछे खर्च करने को तैयार होते हैं। ये एक्सचेंज क्यों करते हैं? यू नो दैट जो मैंगोज है दे ऑफर यू सर्टेन सेटिस्फेक्शन, दे ऑफर यू सर्टेन बेनिफिट्स। तो व्हाट sort of satisfaction and benefit they are offering, we call it utility. But in order to have those satisfaction or have this satisfaction, you are willing to spend 100 रुपीज। हालांकि 100 रुपीज का होना भी आपके लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है। ऐसे आपके पास है, आप बड़े खुश होते हैं। पैसों का होना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक वैल्यू रखता है। वो वैल्यू आप क्यों एक्सचेंज करते हैं? क्योंकि एक वैल्यू के बदले आप दूसरी वैल्यू हासिल कर रहे हैं, एक चीज के बदले आप दूसरी चीज ले रहे हैं, एक बेनिफिट ले रहे हैं। तो वो क्यों ले रहे हैं? कोई प्रोडक्ट आप क्यों ले रहे हैं? एक बंदा कोई ऐसे दिमाग को खराब नहीं होता किसी का कि जाके कोई चीज परचेज कर ले। परचेज करते हैं आप तो तब आप महसूस होते हैं जब आप उसमें से कोई ना कोई बेनिफिट आप देखते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जो है लॉज है जो थोड़े से समझने की जरूरत है। तीन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन बाय अ कंजम्पशन और यूज ऑफ वन और मोर यूनिट ऑफ समथिंग। आप एग्जाम्पल ले लें आम का, तो जब आप मैंगोज लेके आते हैं घर में, आप एक आम या एक मैंगो उठाते हैं और आप उसको काट खाते हैं। अब आप देखें कि वो आम जो है पहला जो आप यूज करते हैं तो यू टू मच एक्साइटेड, वेरी मच हैप्पी। फिर आपको है कि घर में और भी आम पड़े हैं तो और आपको पता है कि आप एक और आम भी ले लेते हैं, दूसरा भी लेते हैं, तीसरा भी लेते हैं, चौथा भी लेते हैं। एक एंड पे आ गया, यू टेंड टू स्टॉप हैविंग मोर मैंगोज। ठीक है, क्यों? जो पहला आपने आम लिया था, खाया था, तो उस आम के वक्त जो है आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस हुई। जब दूसरा लिया उसके मुकाबले थोड़ी सी कम हुई, तीसरे में बहुत कम हुई और आखिर में आके आपने बस कर दी, फर्दर आपने यूज नहीं किया। क्योंकि नाउ द फर्दर मैंगो विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू एनी सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे बात क्या हुई
जितने भी 5-7 आम आपके टेबल पे पड़े हुए हैं, सारे आम जो है वो आपको एक ही तरह के बेनिफिट वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, हम तो समझते हैं कि सारे आम मिठास के हवाले से, साइज के हवाले से, वजन के हवाले से, शक्ल के हवाले से सारे एक जैसे हैं। जो पहला था कि आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली वो बहुत ज्यादा थी, और जो उसके बाद मिले उसके आस्ते आस्ते कम हुई। ठीक है, तो जब 7 आम आपके पास टेबल पड़े हैं, आपने ज्यादा से ज्यादा 3 खाए या 4 खाए, उसके बाद आपने बस कर दी, तो ये सेटिस्फेक्शन डिक्रीज जो हुई है आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मकसद ये हुआ कि जैसे जैसे एक ही चीज की एक ही टाइम पीरियड के अंदर आप कोई और यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, आपकी जो एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, यही वजह है कि हम कंज्यूम करना खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा ना हो, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सारे के सारे खा जाए। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो कम होती है। टोटल यूटिलिटी क्या है? ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी एक है टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आफ्टर कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। जब आपने 3 या 4 आम खाए, हमने कहा कि एक एक आम के बदले में आपकी जो यूटिलिटी थी वो कंज्यूम कम होती गई। मिसाल के तौर पर अगर आप, हम उसको हालांकि हम इनको ना मैयर करते हैं यूटिल्स के नाम पे। साल के तौर पर आप समझिए कि पहला आम जो है उसने जो आपने कंज्यूम किया उसको आपको 12 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली, उसके बाद 10 मिली, उसके बाद 8 मिली, थोड़ी सी कम होती गई, और उसके बाद 4 मिली, उसके बाद खत्म हो गई। ठीक है, तो 12, 10, 8 कितने हो गए टोटल? 12, 10, 8, 4। ठीक है, 12 और 20, और 8 और 4 कितने? 12। 12 और 20 कितने हो गए? 32। तो टोटल जो आप जब करेंगे तो टोटल यूटिलिटी 4 आम खाने से आपको कितनी मिली? 20। ठीक है, या 22 जो भी है। ठीक है, तो ये एक लिहाज से हम कहते हैं कि जब आप इंडिविजुअल जो है वो सारी मतलब कंजप्शन आप जितने भी आम खाए हर एक के आप कंज्यूम एड करेंगे, तो जो टोटल आपको वो आपको टोटल यूटिलिटी। मिसाल के तौर पर दोबारा सुन लें, पहला आम आपने लिया, उसकी 12 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे आम पे 10, तीसरे पे 8, चौथे पे 4, ठीक है, 5 आपने कंज्यूम नहीं किया, 0 यूटिलिटी। तो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 4 34। ठीक है, 34 यूटिल्स जो है आपकी टोटल यूटिलिटी हुई 4। एक लिहाज से हमने कहा कि जैसे जैसे आप यूटिलिटी जो है वो अपना कंज्यूम कर रहे हैं, यूनिट्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर जितने भी आपने एक टाइम के पीरियड के अंदर यूनिट्स कंज्यूम किए, उनकी सारी यूटिलिटी को आप लाकर जब क्लियर करेंगे, तो आपकी उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये यही बताता है कि जो मोर ऑफ एनी वन गुड कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड, the less satisfaction or utility generated by the consuming each additional marginal unit of the same. तो लॉ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जब आप एक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो कोई यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होती है, आपकी जो, जिस तरह पहले हमने बात की कि आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई? तो आप यहाँ पे आ जाए, इन्होंने एग्जाम्पल दी है, graphs of Frank's total marginal utility is additional utility gained by consumers one additional unit of commodity. In this case of the killer, when the marginal utility is 0, total utility stop rising. अब यहाँ पे वो जो थे ट्रस्ट टू द क्लब, ठीक है, जो हम पहले एग्जाम्पल देते आ रहे थे क्लब्स की के लिए या मील्स के लिए, खाई मील्स के लिए। तो यहाँ पे वो बात क्या कर रहे हैं कि जब आप पहला जो ट्रिप है आपकी उसकी जो है वो जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है? 12 है, और दूसरे की क्या है? 10 है, तीसरे की 6 है, चौथे की 4 है, पांचवें की 2 है, और 6 की 0 है। ठीक है, अब बात क्या हुई? मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी क्या है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ना। फर्स्ट की क्या है?
ये 12 है और सेकंड की आपकी क्या है, ये टोटल आपकी 22 हो गई। जो डिफरेंस है वो क्या है, 10। यानी हर जो एडिशनल यूनिट है उसके साथ जो यूटिलिटी है वो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और टोटल यूटिलिटी तब होगी जब आप उनको क्या करते हैं, सारों को कंबाइन करते हैं। आप यहाँ पे अंदाजा लगाएं, जब आपकी कंजम्पशन जीरो है तो आपकी यूटिलिटी भी जीरो है। जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है, मगर हर एडिशनल यूनिट के साथ साथ जो है ये टोटल यूटिलिटी तो बेसिकली बढ़ रही है, मगर जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है? टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो रही होती है। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ एक लिहाज से आप देखते हैं कि आप सेक्शन ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, तो एडिशनल यूनिट जो है वो आपको बहुत कम जो है वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या डायमेंशन यूटिलिटी प्रोवाइड जाते हैं। कहीं जाते हैं, किसी क्लब पे आप जाते हैं, पार्क में जाते हैं, किसी टूरिंग प्लेस पे जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम जाते हैं क्योंकि तुम मोर एक्साइटेड, ठीक है। और मिसाल के तौर पर आप देखिए हमारे यहाँ मकली नेक्रोपोलिस पे हमारे लोग जब जाते हैं तो दे बिकम हाईली एक्साइटेड, ओ वाकई हम मकली घूम रहे हैं, ठीक है। मगर यू द पीपल हु बिलोंग टू दिस एरिया, so you may not achieve that level of satisfaction। क्यों? आप बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो आपकी उस लेवल की सेटिस्फेक्शन वहां पे आपको नहीं मिलती। जो बंदा पहली बार जाता है वो बड़ा एंजॉय करता है, बड़ा एक्साइटेड होता है, ठीक है। इसका मकसद ये हुआ कि जैसे फ्रीक्वेंसी आप किसी भी चीज की यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या एक्साइटमेंट जो है आपकी नहीं रहती, डिक्रीज होती है। इस डिक्रीज को हम जो है, वैसे तो हमें अंडरस्टैंड होती है कि हाँ कहीं बार बार जाए, कोई चीज बार बार करें और किसी चीज को बार बार घूमें, कोई चीज बार बार खाएं, तो आपको वो फिर वो जो है नहीं मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती। सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती है, क्यों होती है? अब वहाँ ये सारी चीजें हम सब्जेक्टिवली तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर इकोनॉमिक टर्म क्योंकि वो थोड़ी सी क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करते हैं और किसी न किसी इकोनॉमिक प्रिंसिपल के तहत बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर पहली फुर्सत में जो किसी चीज की कंजम्पशन से, कोई चीज के खाने से, लेने से, समझने से जो चीज आपको हासिल होती है, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, जो मजा आता है, उसको हम मैयर करते हैं, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो उसको मैयर करने के लिए हम लफ्ज यूटिल्स यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पानी को मैयर करते हैं तो लीटर के हिसाब से मैयर करते हैं। अगर आप साउंड को मैयर करते हैं, हमें आवाज जो है, मेरी मेरी आवाज थोड़ी ऊंची है, अब मैं और ज्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ, थोड़ा धीमा बोल रहा हूँ, ये जो आवाज है मेरी जो है, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं ना। इसके लिए भी कुछ यूनिट्स जो है वो मेजर करने के लिए यूज होते हैं। इस तरीके से सेटिस्फेक्शन को भी उन्होंने कुछ मेजर, कुछ क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करते हैं, उसको नाम देते हैं यूटिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ जो है वो यूटिल्स दिए हुए क्लब के हवाले से, ट्रिप टू क्लब के हवाले से, आप ट्रिप टू बकरी कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आप जब करते हो तो आपको जो है वो 12 मिलते हैं यूटिल्स, ठीक है, सेटिस्फेक्शन। यानी बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो सकते हैं, और जब दूसरी बार जाते हैं तो थोड़े से एक्साइटेड हो, थोड़े कम हो से, तो 10 यूटिल्स। अगर आप तीसरी बार जब जाते हैं तो आपको और ज्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी कम होती है, मगर मिलती है। चौथी बार में थोड़ी सी कम, पांचवी में और कम, ठीक है। ये जो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम कहते हैं ये लाभ मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि मोर ऑफ अ यूनिट यू कंज्यूम, मोर यू मे बिकम जो है सेटिस्फाइड। अभी इसके लिए प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर है। हम यहाँ पे इन्होंने देखा ट्रिप्स की बात की 1 हफ्ते के अंदर, मगर उसी चीज के अंदर अगर आप साल के बाद जाएंगे तो आप, हालांकि दूसरी बार जा रहे हैं, तो हो सकता है दूसरी बार आपको उससे भी ज्यादा मजा आ जाए, ठीक है। तो ये बात है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ठीक है। मैंने कहा ना कि एक आम जो है, अगर आप एक वक्त में जब आप सुबह के नाश्ते में खाते हैं तो हो सकता है आप 2 खा लें, 3 खा लें, चौथा आपको न पसंद आए, ठीक है। मगर उसी वक्त आप 2 घंटे के बाद या दोपहर के खाने में और खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं। मगर हम जो वहाँ डायमेंशन जो हो रही है ना, वो डायमेंशन उस टाइम पीरियड की हो रही है जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, सही है। तो ये लाल जो है इसमें 2 चीजें होती है कि एक तो फ्रीक्वेंसी को भी देखा जाता है और दूसरा टाइम फ्रेम को भी देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वक्त एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जब जैसे जैसे आप चीज को कंज्यूम करते जाते हैं, आपके आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो उसकी डिक्रीज हो जाती है। उस डिक्रीजिंग ट्रेंड को
हम लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मगर एक आइटम के बाद दूसरा आइटम जब यूज करते हैं तो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि यूटिलिटी किसको कहते हैं? कौन सवाल कौन कर रहा था? हेलो स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई थी कि यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज जो है वो हम जिससे कंसर्न होते हुए ये है कि कोई भी कंज्यूमर जो है वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो चीजों से हासिल करें। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल डेवलप हुआ है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल, और वो क्या है कि नॉर्मली कंज्यूमर स्प्रेड आउट देयर एक्सपेंडिचर अंटिल द फॉलोइंग कंडीशन। वो क्या है कि लोग जो है क्योंकि उनके पास इनकम जो है महदूद होती है और वो जो परचेजिंग डिसीजन लेते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है, और उनके पास क्योंकि एक ही चीज़ को, एक ही सेटिस्फेक्शन को हासिल करने के लिए डिफरेंट किस्म के अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको मन करता है कि हम जो है वो कुछ सोडा यूज़ करें, यानी बोतल पिए, तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है। जब आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक के शॉप पे जाते हैं तो यू हैव लॉट ऑफ यू नो ऑप्शंस। ठीक है, तो आपकी कोशिश क्या होती है कि आप जो है वो कोशिश करते हैं कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल करें। तो हमारे यहाँ जो एक इकोनॉमिस्ट ने एक दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल का। वो कहते हैं कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी की जो है किसी यूनिट की, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड करते हैं उसकी प्राइस से। ठीक है, और किसी एक चीज की, यानी किसी एक गुड की जो मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के अगेंस्ट और वो बराबर हो उसके अल्टरनेटिव के, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी हमने हासिल कर ली। ठीक है, यानी अगर आप ठीक है कोई भी आप चीज हासिल करते हैं ना तो उसके लिए कोई ना कोई प्राइस आपको देनी पड़ती है। अगर एक चीज 100 रुपए में आपको मिलती है और दूसरी चीज आपको 150 रुपए में मिलती है, ठीक है, और तो आप जो है वो कौन सी चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करेंगे? वो चीज जो आपको कम कीमत में और ज्यादा बेनिफिट हासिल कर रही है। ठीक है, नो सर, अभी आ रही। सर अभी आ रही है। सर आपका माइक ऑफ था। हाँ माइक यहाँ से इसको जो ना। ओके, इनकम इफेक्ट की बात क्या है? हमने बात की कि प्राइस चेंज इफेक्ट्स हाउस होल्ड इन टू वेज। ओके, इफ यू अज्यूम दैट if any household confine their choices to products that improve their well-being, then a decline in the price of any product will make the household unequivocally better off. ठीक है, तो कैसी? मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है और वही चीजें हैं जो कि आप परचेज करते हैं, और ताकि आप जो है वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। ठीक है, यानी आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए क्या चीजें चाहिए? आप एक एक लिस्ट बनाते हैं सामान की या चीजों की जो आपको मंथली चाहिए होती है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो चीज जो है एक आम घराने की हम बात कर रहे हैं, गरीब घराने की बात कर रहे हैं, उसको क्या चीजें चाहिए एक अच्छी जिंदगी और एक मुतमईन जिंदगी गुजारने के लिए, जिसमें वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात जो है वो जिंदगी की पूरी कर सके। तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से मिसाल के तौर पर उसको कुछ चीज़ें ग्रोसरी आइटम चाहिए, खाने पीने की अशिया चाहिए, और उसके अलावा घर का रेंट है, और उसके अलावा जो है उसको
बिजली का या रेंट या यूटिलिटी के बिल आमतौर पर हम कहते हैं वो देने हैं, बच्चों के एजुकेशन का हवाले से देने हैं, तो टोटल उसका फॉर एग्जाम्पल मंथली 30,000 का एक्सपेंडिचर है, जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट जो चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर 30,000 में 5,000 उसके एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है, 5,000 उसके बिल्स का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। बाकी 20,000 में मतलब 10,000 उसकी जो है वो या 5,000 उसकी रिक्रिएशन और अदर जो है का एक्सपेंडिचर है, और 5,000 के उसके कपड़े शपड़े ये वो चीज़ें आ जाती हैं, और 10,000 जो बचते हैं उनके लिए उसके घर की ग्रोसरी और किचन का सामान। ठीक हो गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि हाउ द प्राइस चेंजेस, ठीक है, विल हैव एन इफेक्ट। ठीक है। तो या उसका इनकम जो है वो किस तरीके से, आप देखिए 30,000 की उसकी इनकम थी और 30,000 में ही वो सारा घराना अपना वो यूज कर रहे हैं। तो फिर अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि जो जो क्या नाम है ग्रोसरी है वो यूज कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूँ, यूज कर रही है। दूसरे इम्पैक्ट को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट। क्या कहते हैं? अब यहाँ पे क्या हुआ, when price of a product falls, that product also becomes relatively cheaper. That is, it becomes more attractive related to potential substitutes. A fall in the price of product X might cause a household to shift its purchasing pattern away from substitutes toward X. This shift is called a substitution effect of a price change. Say for example, जो पहला हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे जो है वो ग्रोसरी आइटम्स का, ग्रोसरी के अंदर जो है वो हमने देखी उनकी कीमतें नहीं बढ़ी, मगर वो जो चीजें ले रहे हैं उनके आइटम है 1 2 3 जितने भी हैं, ठीक है, 4 5, ठीक है, जितने भी वो आइटम ले रहे हैं, और उनकी कीमतें सेम रही हैं, मगर उनके जो अल्टरनेट्स हैं, उनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, उनकी कीमतें डिक्रीज हुई हैं। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट नंबर 2 है, उस प्रोडक्ट 2 की प्राइस सेम रही है, मगर उसकी प्रोडक्ट 2 का एक और अल्टरनेटिव था, सब्स्टिट्यूट था, जो उसकी प्राइस कम हुई है। क्या हुआ, अगर ये 100 रुपीज इसके ऊपर खर्च करते थे, अब अगर ये पहले 110 की थी तब वो 100 रुपीज वाली चीज ले रहे थे, मगर अब ये 110 से ये आ गई है 80 रुपीज पे, ठीक है, उसकी प्राइस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है मिसाल के तौर पर। तो अब क्या करेगा, ये इस प्राइस को छोड़ देगा और ये सब्स्टिट्यूट को क्या नाम है पकड़ लेगा। जब इन सब्स्टिट्यूट को पकड़ेगा तो क्या होगा कि इनके पास इफेक्ट जो है वो अगेन इसकी जो थोड़ी सी सैलरी अपना जो है वो कंजप्शन जो है उसकी डिक्रीज हो जाएगी, इसका बिल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि पीपल मूव टुवर्ड्स चीपर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, व्हेन ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, उधर दो जो है वो सब्स्टिट्यूट ऐसे हैं, जो दो प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं और सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर लोग बंदा जो है सिर्फ एक को या इसलिए वो कर रहा था तो उसकी प्राइस कम थी। अब क्योंकि दूसरे की प्राइस जो उसका अल्टरनेटिव है उसकी कम हुई है, तो वो पहले वाले को छोड़ के दूसरे की तरफ जो है वो आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इसको हम कहते हैं। Everything works in opposite direction when a price rises, central purpose. When the price of product rises, the item becomes more expensive relating to potential substitutes, and the household is likely to substitute other goods for it. ठीक है, तो ये है कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो फिर बंदा जो है वो वहीं पे ही रहता है और अपनी जो है वो सब्स्टिट्यूट जो है वो चेंज नहीं करता। ये बात समझ में आ गई इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। यहाँ पे किस चीज का फर्क था, ठीक है, कि प्राइसेस ऑफ सेम गुड्स आर डिक्रीज, ठीक है, और उन्होंने वही चीजें वो परचेज कर रहे थे, मगर किसी न किसी वजह से उनकी प्राइसेस कम हुई है, तो वो उनको जो है वो उनके पास कुछ इनकम जो है वो लेफ्ट ओवर हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि वो सेम गुड्स के बजाय उनकी अल्टरनेट जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी प्राइसेस डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे उसमें शिफ्ट भी आया उसकी डिमांड में, और शिफ्ट होने के बाद साथ साथ जो है क्या नाम है उसकी जो इनकम इफेक्ट है वो बेहतर हुआ है, क्या नाम है उसकी इनकम बेहतर हुई है, वेल ऑफ हुआ है, और इसको हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का नाम। ये चीजें समझ में आई? अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के लिए यहाँ से आप चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लें। अगर प्राइस कम होती है या प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, ठीक है,
अगर किसी चीज की प्राइस जो है कम होती है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर कुछ जो हाउस होल्ड है वो क्या होते हैं, बेटर ऑफ हो जाते हैं, यानी कि उनके पास रियल इनकम उनकी बढ़ जाती है। हमने देखा कि जब ग्रोसरी आइटम जो है वो 10,000 के थे और उनमें जो है वो 8,000 में वो परचेज करने लगे, तो 2,000 उनके पास रियल इनकम बढ़ गई, उससे वो कुछ और चीजें बच सकते हैं। इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है। पर बाद बार क्या होता है कि प्राइस जो है वो जब चीज़ों की प्राइस डिक्रीज होती है, तो लोग जो हैं जो कि उनके महंगे अल्टरनेटिव्स की तरफ थे वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जिनकी प्राइसेस कम हुई है, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, और उसमें भी आप क्या कहेंगे कि आपके पास जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हाउस होल्ड की दोनों स्रोतों में, चाहे इनकम इफेक्ट हो या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो, दोनों स्रोतों में आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और ऐसी कंडीशन में जब प्राइसेस फॉल होती है। और यही चीजें आप समझेंगे इसके अपोजिट हो जाती हैं जब प्राइसेस इंक्रीज होती है। जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि आपकी जो है वो क्या नाम है, आप बेटर ऑफ नहीं रहते, आपकी रियल इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वर्स ऑफ हो जाते हैं, और आप जो है वो कम चीजें परचेज करते हैं, ठीक है। और आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और आप जो है वो उसमें दोनों स्रोतों में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों में आप जो है वो क्या हो जाते हैं, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, आप कम चीजें परचेज करते हैं जब प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई कि एक जो प्राइसेस है किसी भी चीज की, उनकी इंक्रीज होने और डिक्रीज होने से हमारे जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं या हमारे जो बाइंग पैटर्न्स हैं उसके पर क्या फर्क पड़ता है। आपने ये देखा कि जब कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज होती हैं तो लोग ज़्यादा बेहतर फील करते हैं, उनकी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, और वो अपनी जो बचत है या जो सेविंग्स है या जो रियल इनकम जो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचता है उसको वो फर्दर कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फर्दर जो है तो वो सेविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मगर जब सूरत ऐसी हो कि जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो लोग जो है वो बेटर ऑफ नहीं रहते, और वो फिर जो है वो उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ तक बात होगी, हमने अब तक बात कर रहे थे आउटपुट मार्केट के अंदर, और अभी हम बात करेंगे इनपुट मार्केट के अंदर, और वो हम बात करेंगे सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो जिस तरह हमने कहा था कि आउटपुट मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो तीन किस्म के डिसीजंस लेते हैं, कि जी क्या नाम है, और इसी तरीके से जो है इनपुट मार्केट के अंदर भी ये तीन किस्म के डिसीजंस होते हैं कि whether to work, how much to work, और what kind of job to work at, ठीक है। तो पहले था जो आउटपुट मार्केट में कि जी कौन सी चीज जो है वो यूज करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए, और किस प्राइस पे लेनी चाहिए। और यहाँ पे ये है कि आपको काम करना चाहिए या नहीं। पहला जो डिसीजन ये होता है कि वेदर यू शुड गो फॉर अ जॉब और नॉट, यू शुड गो फॉर अ वर्क और नॉट, okay. And then you decide how much to work, and then you decide what kind of job you should do, okay. So in essence household members must decide how much labor to supply, okay. The choices they make are affected by three things again: availability of the jobs, okay, और market wage rates and skills they possess। अब ये कह सकते हैं कि आप ये कहें कि whether to work or not, ठीक है। So this decision is affected by the availability of the jobs, okay. So if you want to work or not is again dependent upon the availability of the jobs. Whether there are job opportunities, then it will be better, or it will be easy for you to decide to work, okay. Then how much to work, ये इम्पोर्टेंट होता है। आप देखें इस डिसीजन का लिंक होता है मार्केट वेज रेट्स के हिसाब से, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव सर्टेन इनकम गोल फॉर योर फैमिली एंड यू वांट टू अर्न सर्टेन अमाउंट टू fulfill the minimum requirement of your family. Say for example your family have minimum requirement of
50,000 पर मंथ, ठीक है, जिसमें से आप समझते हैं कि आपके घर का अखराजात भी हो जाए और कुछ थोड़ी सी सेविंग भी हो जाए, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर जॉब है तो आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए कि एटलीस्ट आपको 50,000 की जॉब मिले, ठीक है। और आप फिर आपको पता है कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर जो है आपको अगर जॉब आप करते हैं और वहाँ पे आवरली रेट है, ठीक है, तो एक महीने के अंदर आपको 50,000 देने हैं। तो सिंपली अगर 1,000 पर आवर का रेट है उस फैक्ट्री के अंदर, तो आप क्या चाहेंगे कि आपको 50,000 पर जो है वो मंथ काम करना चाहिए। अगर आप इसको वीक पे आ जाएं तो जी 50 जो है वो 1,000 आपको पर वीक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, हाउ मच टू वर्क, मतलब है कि ये डिसाइड करने के लिए आपको ये पता होगा कि मार्केट का वेज रेट क्या है। सेम फॉर एग्जाम्पल वेज रेट जो है वो है 1,000 पर आवर, सही है, कितना है 1,000 पर आवर। तो 50,000 रुपीज हासिल करने के लिए आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 50 आवर्स, सही है, एटलीस्ट 50 आवर्स काम करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि फैक्ट्रीज नॉर्मली जो है वो 40 आवर्स पर वीक का जो है उनके पास पैकेज होता है, ठीक है, 40 आवर्स पर वीक वो देती है, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि अगर आप मतलब है कि 5 डेज वीक काम करें और 8 आवर्स पर डे काम करें तो आप कम से कम आपके तो 40 आवर्स पूरे होते हैं। इस हिसाब से आपको जो है वो 10 आवर जो है आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ताकि आप जो है वो ये अमाउंट हासिल कर लें, सही है। मगर आप ये समझिए कि अगर ये से फॉर एग्जाम्पल 1,000 के बजाय 2,000 है तो आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 25 आवर्स काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यानी कि कितना आपको काम करना चाहिए, इस लेवल की इनकम हासिल करने के लिए कितने घंटे आपको काम करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपके आवरली रेट के ऊपर कि आपके जो मार्केट में जो वेज रेट है वो क्या है, ठीक है। फिर व्हाट काइंड ऑफ जॉब एट वर्क टू वर्क एट, ठीक है। और आपसे पूछा जाए आप किस किस्म का काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो पायलट बनूंगा, ठीक है। तो क्या आप पायलट बन सकते हैं, यस बन सकते हैं, इफ यू possess द राइट स्किल्स फॉर बीइंग अ पायलट, ठीक है। अगर आप पायलट बनने के आपके पास स्किल्स मौजूद है, ओके, यू कैन बिकम अ पायलट, ओके। इफ यू डोंट हैव requisite skills, so what do, you will not be able to uh, choose the kind of job you do, okay. So it depends upon the set of skills you have, okay? तो ये चीजें होती हैं कि हाँ एक चीज ध्यान में रखें कि हर बंदा जो है वो किसी न किसी हिसाब से स्किल में थोड़ी बहुत वैरायटी होती है, ठीक है। वो ये समझ सकता है कि जी मैं क्या काम कर सकता हूँ, और उसमें वैरायटी क्या है कि देखें हमारे पास कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो कि एजुकेशनल स्किल है, कुछ स्किल ऐसे होते हैं जो कि आपके टेक्निकल स्किल है, कुछ स्किल ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल है, आपके पास फिजिकल स्किल्स मौजूद है, ठीक है। तो उसमें से ये होता है कि आप अभी देखें लॉकडाउन हुआ था तो कुछ लोग जॉब जो है उनकी लूज हुई, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जी एक बंदा जो है एक जॉब कर रहा था और उसकी जॉब किसी न किसी तक गायब हो गई लॉकडाउन की वजह से, तो फिर उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो उसने फिर उससे रिलेटेड कोई और जॉब कर ली, या उसने कोई छोटा सा बिजनेस खोल लिया, या उसने कोई और चीज कर ली। अब क्या होता है कि अब बंदा कभी भी सिंगल सेट ऑफ स्किल नहीं रखता, उसके पास थोड़ी बहुत स्किल वैरायटी जरूर होती है। तो वो जो है किस किस्म का वो जॉब करना चाहता है उसके स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कोरोना की वजह से आपने देखा अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब जो है वो महदूद हो गई, तो फिर लोगों ने अपने स्किल्स के हिसाब से कोई कोई और जो है वो बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो ये एक चीज होती है कि जब भी लेबर जो है वो सप्लाई की बात आती है, तो ये तीन डिसीजंस और तीन जो है वो उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखें कि प्राइस जो क्या नाम है अ, ये हम कहते हैं कि ट्रेड ऑफ है फेसिक आउटसोर्स द डिसीजन टू एंटर द वर्कफोर्स इन्वॉल्व द ट्रेड ऑफ बिटवीन वेजेस एंड द गुड्स एंड सर्विसेज दैट wages will buy on the one hand and the labor and the value of the non-market production on the other hand, ठीक है। अब ये हमेशा जब भी आप चीज चेक करते हैं तो एक थ्योरी है जो बताती है कि देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ फॉर एनी चॉइस और एनी अल्टरनेटिव ना। मिसाल के तौर पर यहाँ आप बैठे हुए हैं, अगर मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं,
ठीक है। तो इसका ट्रेड ऑफ क्या है कि भाई इस टाइम पे 2 बजे आप काम मतलब है कि क्लास में ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो इसका ये है कि अगर आप ये नहीं बैठे होते तो आप कम से कम आराम कर रहे होते, फोन कर रहे थे। ठीक है। आप ये चीज़ है कि जब एक काम करते हैं तो कोई और चीज़ें जो कि आप लूज करते हैं, तो जब आप जो है वो तो देयर आर सर्टेन गेन्स एंड लूजेस। गेन्स क्या है, जब आप लेबर मार्केट में इंटर होते हैं तो डेफिनेटली यू इंटरेक्ट, यू बिकम एबल टू अर्न सर्टेन वेजेस। ठीक है। तो जब आप काम करते हैं, जब आपको जॉब मिलती है, तो आपकी जॉब जब आप करने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, आपको तनख्वाह मिलती है। ठीक है। और उस जॉब से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं आउटपुट मार्केट के अंदर भी, इनकम मार्केट के अंदर भी, और क्या नाम है, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर भी। तो प्रोडक्ट मार्केट में आप किस तरह कर सकते हैं, पहली तो बात ये है कि जॉब करने से आप लेबर मार्केट में इंटर हो गए और आपको वेजेस मिल गई, एक चीज ये हो गई। और फिर आप प्रोडक्ट मार्केट से कुछ गुड्स और सर्विसेज भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। जब आपको तनख्वाह मिलती है तो आप समझिए कि आप घर के खर्चात भी हासिल कर रहे होते हैं, अपनी जो है वो वेलबींग के ऊपर खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करने के काबिल हो जाते हैं। मगर 8 आवर जॉब डेली की आप जब करते हैं तो इसका मकसद ये हुआ कि आप अपना सुकून भी तबाह कर रहे होते हैं, एक लेजर है वो आप जो लेजर है वो आप लूज कर रहे हैं। और उसके अलावा ये भी है कि आप एक नॉन मार्केट प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उससे लूज कर रहे हैं। मिसाल जब आप अगर घर में बैठे हुए थे तो घर में आपने कुछ चीज़ें ऐसी है और घर में रहकर भी आप कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप घर में रहकर जो है वो कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, या घर में रहकर आप कोई फूड डेवलप कर रहे हैं, पका रहे हैं, या घर में रहकर अगर वो खवातीन है वो बच्चों को रेज करती हैं। आमतौर पर ये देखें कि बच्चों की जॉब के लिए लोग जो है क्यों मना करते हैं, या सॉरी फैमिलीज की फीमेल्स की जॉब को के लिए लोग जो है वो मना कर देते हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ऐसी हैं जिन्होंने शादी के बाद जो है वो वर्कफोर्स ज्वाइन नहीं की। तो आप ये समझ लें कि उनके लिए ये स्लाइड समझना बहुत ज़्यादा, स्लाइड के जरिए इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर एक फीमेल डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर की जॉब हासिल करेगी तो क्या होगा कि शी विल इंटर इनटू अ लेबर मार्केट एंड शी विल अर्न द वेजेस। ठीक है। तो आप एक फीमेल को कहें कि भाई आप डॉक्टर बन जाएं, क्यों बनूं जी, आपको जी सैलरी मिलेगी। जी सैलरी से क्या होगा, जी सैलरी से ये होगा कि यू विल बी एबल टू परचेज लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, यू विल बी एबल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। अगर ये कहेगी ओके आई विल डू अ जॉब बट हु विल टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन। ठीक है। बिकॉज when I enter into a labor market, I also lose certain time which I may spend in my home, ठीक है, raising my children. So then you have to compare these alternative options ना, कि जी एक तरफ मैंने जॉब में जाना है और मुझे ये चीज़ें मिलनी है, एक तरफ मैंने घर पे रहना है और मैंने ये घर के काम और ये जो चीज़ें वो करनी है। ठीक है। तो जब भी आप डिसीजन करते हैं देयर इज आल्सो अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज डिसीजंस ना। हाँ, आप ये देखिए इस ट्रेड ऑफ को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। आया आप ये समझते हैं कि जी जो चाइल्ड रेजिंग का अमल है उसमें आप किस तरह करते हैं। तो आमतौर पर लोग देखते हैं कि जी जब जब एक ऐसा पीरियड होता है जब एक बच्चे को माँ की शदीद जरूरत होती है, तो उस वक्त जो है औरतें जो है वो यहाँ पे लेबर मार्केट में ज्वाइन नहीं करती हैं और अपने घरों को ज्वाइन करती हैं। ठीक है। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट जो है आमतौर पर आम हालात में गवर्नमेंट ने 3 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो फीमेल एम्प्लॉइज को दिया होता है। और वो ऑन जो है वो ऑन पे उनको लीव मिलती है। ठीक है, पेड लीव मिलती है 3 मंथ की, उसको मैटरनिटी लीव भी कहा जाता है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ संभाल कर सके। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि फादर्स को भी मतलब 3 मंथ तक पेड जो है वो लीव देते हैं, ताकि वो अपने बच्चों की साथ संभाल कर सकें। क्योंकि जो यूरोपियन जो सोसाइटीज हैं या जो अभी जो मुआशरे हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों की संभाल करना वो सिर्फ ख्वातीन का काम नहीं है, मर्दों का भी काम है। ठीक है। तो उनके लिए भी वो चीज़ें जो है वो ऑफर होती है। तो बहरहाल बात ये होती है कि हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है अगर किसी भी आप जॉब में हैं। अभी आप देखिए, अगर आप यहाँ पे इनरोल हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप बैचलर जो है वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करेंगे, तो इसका ट्रेड ऑफ क्या है कि आप अगर ये नहीं करते सर्वाइवेबल, तो आप अपना कोई छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं या कोई और जॉब कर सकते हैं। ठीक है। आप ये देखेंगे कि जब आपने इंटर क्या जब एजुकेशन हासिल करता हूँ और उसी वक्त आप किसी फ्रेंड ने कोई छोटी सी शॉप खोली, तो जब आप यहाँ पे 4 साल के बाद डिग्री कंप्लीट करके जाएंगे, तो हो सकता है कि वो बंदा जो है अपने बिजनेस 4 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका हो।
ठीक है। तो ये आपको उस वक्त लगेगा यार अच्छा मैं अगर इसके साथ मिल जाता तो मैं शायद बेटर ऑफ होता। हाँ मगर वो अगर वहाँ पे बैठा हुआ है और आपने देखा कि आप जो है वो या डिग्री करने के बाद किसी अच्छी जगह पे आ जाते हैं, तो वो हो सकता है वो फील करें कि नहीं यार मैं पढ़ लेता मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता कि मैं अपने आपको मार्केट में कुछ ज़्यादा हासिल कर सकता। तो ये ट्रेड ऑफ होते हैं जब भी आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज करते हैं और दूसरे को छोड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं। सही है। यहाँ पे जो है लेबर एंट्री के अंदर ये जो ट्रेड ऑफ हमने नोट किए थे वो ये थे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। तो जो हम कहते हैं प्राइस ऑफ लेजर, और वो क्या है, ट्रेडिंग ऑफ वन गुड फॉर अनदर इन्वॉल्व बाइंग लेस ऑफ वन एंड मोर ऑफ अनदर। So household simply allocate money for one good to other in buying more layer. However, means allocating time between work and network activities. Each hour of layer that I decide to consume, I give up 1 hour wages. Thus, the wage rate is price of layer. Okay? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा आर्टिस्टिक सा है, बड़ा सिंपल सा है और बड़ा समझने वाली बात है। ठीक है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर आप मार्केट के अंदर से फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 घंटे अगर आप एक फैक्ट्री में काम कर लेते हैं, तो आप ये समझें कि वो 4 घंटे आपने अपने आराम के गिनवा दिए। तो एक लिहाज से 1 घंटा जो आपने काम किया वो आपने एक लिहाज से 1 घंटा आपने लेयर या आराम जो है वो आपने लूज किया। तो ये एक है, हम उसको कहते हैं प्राइस ऑफ लेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पर्सन वर्किंग इन द फील्ड is also not only earning the wages, but he or she is also losing certain layer, or he is also paying the price of a layer। ठीक है, ये समझ में यही बात? सर रिपीट करें थोड़ा। हाँ, प्राइस ऑफ लेजर में कॉन्सेप्ट है जिसके हम कहते हैं ये एक ट्रेड ऑफ है कि हमेशा एक गुड अपने हासिल करते हैं तो दूसरा अपने लीव करते हैं। मैंने कहा एक फीमेल डॉक्टर जो है जब अपनी हॉस्पिटल को ज्वाइन करती है, किसी हॉस्पिटल को एज ए डॉक्टर ज्वाइन करती है, तो इसका मकसद ये हुआ कि वो अपने जो बच्चा है उसके साथ जो टाइम वो स्पेंड कर सकती थी उसको उसने लूज किया। ठीक है। तो वो 2 घंटे सर, एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमने दूसरी जिम्मेदारी को फॉरगेट कर दिया। दोबारा आराम से कह दें। सर मैंने कहा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने लेने के लिए दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने छोड़ना पड़ता है। जी, एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं, आप उसको एक रिसोर्स कह दें, आप इसको एक गुड या सर्विस कह दें, तो हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आ सर जाएंगे इसको कि एक चीज हम हासिल सर कर रहे इसको हैं। हम अपॉर्चुनिटी कास्ट भी है, यही अपॉर्चुनिटी कास्ट भी इसी को कहते हैं। ओके सर, अंडरस्टूड। सवाल है which of the following best represent the opportunity cost of the layer? Decision concerning what kind of job to work at, activities such as swimming, watching TV, reading or sleeping, the wage rate and the price of goods and services. That is the wage rate. Okay. अब यहाँ पे बात आ रही है हाउस होल्ड चॉइस इनपुट मार्केट। ठीक है। इसके अंदर भी इनकम में सब्सिट्यूशन इफेक्ट होते हैं वेज चेंजेस के। तो लेबर सप्लाई कर्व क्या है? कर्व दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई एट डिफरेंट वेज रेट्स। Shape depends on how household react to changes in wage rate.